102 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, इज नॉट करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन दिया अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 223 का, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। तो कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे दोस्तों चारों ही ऑप्शन सही दिए हुए हैं, मतलब कोई भी मतलब गलत नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख कहां पर किया गया, तो अनुच्छेद 263 में किया गया, ये भी सही दिया हुआ। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख अनुच्छेद 323 ए में किया गया है, 323 क में है। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद 315 में। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो वो क्या है, मतलब यहाँ पर चारों ही ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे चारों ही ऑप्शन जो दिए हैं वो क्या है, सही है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ सही सुमेलित नहीं, तो इस तरीके क्वेश्चन जो आयोग के द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन क्या यहाँ पर करेक्ट है। ठीक, चलो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है जोड़ा जाता है। कब जोड़ा गया दोस्तों, प्रशासनिक जो अधिकरण है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो है जोड़ा जाता है। इसके द्वारा इसके तहत एक नया भाग 14 ए जोड़ा गया और साथ ही दो नए अनुच्छेद जोड़े जाते हैं, अनुच्छेद 323 क और अनुच्छेद 323 ख जोड़ा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी को जोड़ा जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। और यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में किया गया, आपको याद होना चाहिए। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख कहां पर, अनुच्छेद 315 में किया गया है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख अनुच्छेद 323 ए में है, 323 क्या हो गया। चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से 102 क्वेश्चन का जो है चारों ही ऑप्शन क्या है, सही है। और इस क्वेश्चन को जो आयोग के द्वारा मूल्यांकन से जो है बाहर कर दिया, क्योंकि चारों ही ऑप्शन करेक्ट थे यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। 103 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 103 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। कौन सा पदार्थ जो है वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, आपको बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ट्री, हींग, शिलाजीत, सुहागा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हींग। हींग को क्या दोस्तों वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, 104 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए। 104 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में आपको बताना है दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 276 और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन कौन करता है, तो इसमें से देखेंगे कोई नहीं सही है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना कब होता है दोस्तों, तो 1964 में होता है। कब होता है दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में होता है। फिर संसद के द्वारा 2003 में बिल लाया जाता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक 2003 संसद में पारित किया जाता है, जिसके माध्यम से केंद्रीय सतर्कता आयोग अब एक सांविधिक संस्था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाता है। कब बनता है दोस्तों, 2003 में जो है एक्ट लाया जाता है। 2003 में क्या आता है दोस्तों, एक्ट आता है। और स्थापना कब होता है दोस्तों, तो स्थापना 1964 में होता है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक 2003 लाया जाता है, संसद में पारित किया जाता है। इस तरीके से केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और दो अन्य सदस्य होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर किया जाता है। कौन चयन समिति रहता है, उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और गृह मंत्री। तो ये तीन सदस्य जो चयन समिति होती है वह सुझाव देती है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को चुनने के लिए, और उनके रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति के द्वारा जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, और केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष
या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के एक्ट 2003 में लाया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक 2003 में संसद में लाके इसको सांविधिक संस्था बना दिया जाता है। ये चीज है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो है कार्य के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 4 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ठीक, अन्य ऑप्शन पे भी विचार कर लिया जाए। बी ऑप्शन क्या गया दोस्तों, बी अनुच्छेद 280। तो अनुच्छेद 280 में किसका उल्लेख है, वित्त आयोग का उल्लेख है, फाइनेंस कमीशन के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 268 में किसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा लगाए जाने वाले कर और राज्यों के द्वारा जो है उसको एकत्रित किए जाने वाले कर उस तत्पश्चात वितरित किया जाता है। तो यहाँ पर टैक्सेस से रिलेटेड अनुच्छेद 268 है। और अनुच्छेद 276 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 276 आजीविका पर, बिजनेसेस कोई कर रहे हैं, व्यापार पर, आजीविका व्यापार, किसी बिजनेसेस पे जो है लगने वाले जो टैक्सेस से कर से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 276 में जो है दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने 104 नंबर क्वेश्चन को देख लिया कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो है कहीं उल्लेख नहीं किया गया, किसी भी आर्टिकल में संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। इसको जो है 1964 में स्थापित किया जाता है केंद्रीय प्रस्ताव के माध्यम से। संथानों समिति के सुझाव पे जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो है स्थापना किया जाता है, 1964 में किया जाता है। संसद में 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक लाके इसको सांविधिक संस्था बना दिया जाता है, पारित किया जाता है कानून। और यहाँ पर जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है एक चयन समिति की सिफारिश पर। उस चयन समिति में कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता के जो 3 सदस्य चयन समिति है रिकमेंडेशन देते हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो है नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है, तो 104 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, इसलिए दोस्तों यहाँ पर डिटेल बता दी केंद्रीय सतर्कता आयोग से रिलेटेड जितने भी बातें बताए हैं आपको। आगामी जो एग्जाम्स है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 में और जो आयोग का प्रीलिम्स आपको 2025 में होने वाला है होगा, वहां पर जो है ऐसे प्रश्न आपको अक्सर आते रहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग से रिलेटेड प्रश्न। आर्टिकल से रिलेटेड जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए, आर्टिकल का मिलान करना, फिर किस बातों में किस भाग में उल्लेख किया गया संविधान के, तो ऐसे मैचिंग करने के लिए आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए, तो आर्टिकल हो गया, भाग हो गया, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्था, सांविधिक संस्था, वहां से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में जितनी बातें आपको बताए हैं वो आप नोट डाउन कर लेंगे, तो आपको जो है आगामी एग्जाम्स में कोई भी पेपर आप देंगे वहां आपको इससे रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 105वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखा जाए दोस्तों, क्या दिया होगा। 105वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होता है। इनवर्ट शुगर, ठीक है, इनवर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज। तो जो इनवर्ट शुगर होता है वो मोर स्वीटर होता है सुक्रोज की। ठीक है, सुक्रोज की अपेक्षा जो प्रतीप शर्करा है अधिक मधुर होता है। कारण दिया है, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर बताना दोस्तों, तो यहाँ सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होता है, स्टेटमेंट सही है। इनवर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज, स्टेटमेंट सही है। कारण क्या है, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, तो कारण भी क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, इनवर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ठीक है, कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वह कथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर क्या है, दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो जो प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ठीक, हाइड्रोलिसिस से प्राप्त होता है, लेकिन हाइड्रोलिसिस कारण नहीं है कि जो इनवर्ट शुगर है वह मोर स्वीटर होगा। ठीक, ये उसका मेन रीजन नहीं है। ठीक है, हाँ, ये है कि इनवर्ट शुगर को सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से प्राप्त किया जाता है, लेकिन हाइड्रोलिसिस वह जो प्रक्रिया वह नहीं है, उस कारण से जो है यह ज्यादा जो है स्वीटर मीठा होगा, यह उसका कारण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 106 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हमारा बोथ ए एंड आर क्या है,
ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 106 नंबर का क्वेश्चन दिया, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर क्या आपको विचार कीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए और यहाँ पर आपको क्या है, कालानुक्रम में क्या व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या आपको दोस्तों यहाँ पर व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी। बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, उनको जो है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल वीमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो जयंती पटनायक जो है पहले राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रही है। तो जयंती पटनायक, उसके बाद कौन थी दोस्तों, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी। कौन थी दोस्तों, तो पहले कौन थी दोस्तों, जयंती पटनायक थी, जयंती पटनायक हो गई। उसके बाद कौन थी दोस्तों बताइए, जयंती पटनायक, और कौन थी उसके बाद, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी है, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी। उसके बाद क्या है दोस्तों, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर गिरिजा व्यास। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ममता शर्मा। क्या दोस्तों, ममता शर्मा, ममता शर्मा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो जयंती पटनायक 4 नंबर पे हैं, डॉक्टर गिरिजा व्यास 3, डॉक्टर जो है यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जयंती पटनायक यहाँ पर है दोस्तों, जयंती पटनायक 1 नंबर पे है, जयंती पटनायक यहाँ दोस्तों 1 नंबर पर है, इसलिए आपको सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए दोस्तों। जयंती पटनायक 1 नंबर पे, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी 4 नंबर हो गए दोस्तों, डॉक्टर गिरिजा व्यास 3 और यहाँ पर ममता शर्मा 2। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, देखिए सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 4 3 2। किस कोड में मिल रहा है दोस्तों, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों, 1 4 2 3। तो जयंती पटनायक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना था, तो जयंती पटनायक हो गया, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, डॉक्टर गिरिजा व्यास और ममता शर्मा। ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना था। इसी पैटर्न में प्रश्न दोस्तों आपको कैग, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के जो रहे हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए आ सकता है। जो भारत के गवर्नर, वित्तीय जो भारत को जो आरबीआई है, जो भारत के गवर्नर रहे हैं, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर रहे हैं, वहां से भी मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाता है। ठीक है, और साथ ही देखेंगे जो आरबीआई के गवर्नर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है, उनको भी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो व्यवस्थित करने के लिए आ जाता है प्रश्न, तो थोड़ा सा आप देख लेंगे वहां पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग क्या आया है, तो इस पैटर्न पे जो है जो चेयरमैन जो संवैधानिक संस्थान है, मान लीजिए तो क्या राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, एक सांविधिक संस्था है, क्योंकि इसको संसद के द्वारा कानून बना के जो है इसको बनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, एक कैसा संस्था है दोस्तों, सांविधिक संस्था है। ठीक है, इस सांविधिक संस्था, क्योंकि संसद के द्वारा कानून बनाकर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना की गई है। ठीक है, ये चीजें हैं। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो सांविधिक संस्थाएं हैं, उनके जो हेड है, उनको उनसे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब प्रश्न आ जाते हैं, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित जो अध्यक्ष थे उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ गया था। इस पैटर्न पे जो आगे प्रश्न आ सकते हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 107 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में धातु दिया हुआ है और गुणधर्म, तो मेटल और प्रॉपर्टी आपको मैच करना है। मेटल दिया है और क्या दोस्तों, प्रॉपर्टी दिया हुआ है। सोडियम धातु है, पारा, चांदी, सीसा ले, और यहाँ पर उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए सोडियम, तो सोडियम को क्या है दोस्तों, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा, ये चीज हो गया। पारा, पारा क्या है दोस्तों, कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है, तो बी का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। चांदी, चांदी क्या है दोस्तों, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्या होता है, चांदी, तो सी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। उसके बाद सीसा लेड जो होता है उसमें का क्या है, कुचालक होता है, तो डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा। और सोडियम क्या है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो ए का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। कौन सा कोड सही है, 4 2 1 3, किस ऑप्शन में करेक्ट है दोस्तों, तो 4 2 1 3।
4 2 1 3 करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए सोडियम को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा जो होता है कमरे के ताप पर क्या द्रव अवस्था में होता है। चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। सीसा लेड जो होगा उष्मा का क्या है कुचालक है। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया 4 2 1 3। कोड आप मिला लीजिए दोस्तों। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए क्या कह रहा है। 108 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 371 जे, ठीक है, के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। ऑप्शन आपको बताना नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, लद्दाख। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के तहत, ठीक है, विच रीजन ऑफ द कंट्रीज कन्फर्ड स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371 जे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद एवं कर्नाटक को, हैदराबाद एवं कर्नाटक जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया है अनुच्छेद 371 जे के तहत। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 371 जो यहाँ है, ठीक है, अनुच्छेद 371 जे के तहत। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जो है यहाँ मतलब 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, हैदराबाद और कर्नाटक को प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। 109 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, ये आपको बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट सिंथेटिक। ठीक है, मतलब कृत्रिम पदार्थ नहीं है जो नेचुरल है, नेचुरल आपको बताना, प्राकृतिक है। कृत्रिम पदार्थ नहीं, इसका मतलब प्राकृतिक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। ऑप्शन दिया है फाइब्राइन, लेक्सान, नियोप्रीन, टेफ्लॉन। बताइए दोस्तों कौन कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फाइब्राइन। जो फाइब्राइन है वह क्या है, कृत्रिम पदार्थ नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फाइब्राइन। ठीक है, चलिए दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन दिया मूल कर्तव्य भाग 4 की क में है, राज्य भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग 13, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। बताइए दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी भाग 13। ये क्या है, गलत दिया हुआ। क्या हमसे पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत बताना है। तो भारत का महान्यायवादी भाग 13 है, क्योंकि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख कहां पर किया गया दोस्तों, तो भाग 5 में है। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख कहां पर है, तो भाग 5 में किया गया दोस्तों, भाग 5 में उल्लेख है। भारत का जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76। तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल जो 76 है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका उल्लेख कहां पर किया गया, भाग 5 में किया गया। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो भाग 13 में किसका उल्लेख किया गया बताइए। तो भाग 13 में किसका उल्लेख है, तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, तो भाग 13 में किसका उल्लेख है, भाग 13 में किसका उल्लेख है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम के बारे में क्या उल्लेख किया गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। संघ और राज्यों के अधीन सेवा भाग 14 में जिक्र किया गया है। तो 110 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, भारत का महान्यायवादी भाग 13 है। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख भाग 5 में किया गया है। भाग 5 में अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। 110 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया दोस्तों। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 111 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पदार्थ दिया है और क्या अनुप्रयोग आपको बताना। ठीक है, सब्सटेंस और यूजेस के बारे में आपको बताना है। पदार्थ, अनुप्रयोग, नीला थोथा, इओसिन, सिल्वर आयोडाइड, जिंक फॉस्फाइड। तो बताइए दोस्तों
नीला तोता क्या होता है दोस्तों, कवकनाशी है, ठीक है, फंगिसाइड है। जो ब्लू विट्रल होता है वो क्या होता है, कवकनाशी होता है, फंगिसाइड होता है। तो नीला तोता क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो गया, कवकनाशी हो गया। इयोसिन, तो लाल स्याही किस पदार्थ से बना होता है दोस्तों, इयोसिन, तो क्या हो जाएगा बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो गया। सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, जो आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है उसके लिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। तो सी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, सी का पहला नंबर हो गया। और जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड क्या है दोस्तों, जो रोडेंट नाशी, कृंतक नाशी जो होते हैं, जो मूसों को जो है मतलब मारने के लिए, सुस्त करने के लिए, उसको क्या है, जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जिंक फास्फाइड क्या होगा, कृतज्ञनाशी, ये क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 3 1 4, किसमें ऑप्शन मिल रहा है 2 3 1 4, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों, यहाँ पर 2 3 1 4, ठीक है। नीला तोता कवकनाशी हो गया, इयोसिन लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, और जिंक फास्फाइड कृतज्ञनाशी रोडेंट नाशी के रूप में जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये चीजें। तो इस तरीके से हम लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 2 3 1 4, 2 3 1 4 हो गया। ब्लू जो वेटरल होता है वो फंगिसाइड हो गया, इयोसिन रेड इंक हो गया, सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन हो गया, जिंक फास्फाइड क्या हो गया दोस्तों, तो जिंक फास्फाइड हो गया रोडेंटेसाइड हो गया, ठीक। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये जो पॉइंट है आप यहाँ पर इसको नोट्स बना लेंगे। देखिए जो मिनरल्स दिया है, मेटल है, प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट करते हैं, मतलब यार रिपीट भी नहीं करेंगे तो एक दो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, एक दो पॉइंट यहाँ से आगामी एग्जाम्स में, तो आप वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको ये अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, कृत्रिम पदार्थ नहीं है, यहाँ से चीजें आप देख लेंगे। आर्टिकल और भाग, क्या सब्जेक्ट है उसका, भाग और सब्जेक्ट और आर्टिकल मिलान करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आता रहता है। पदार्थ उसके जो अनुप्रयोग है वो आप चीजें यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, तो आप आगामी एग्जाम में जो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने 111 नंबर क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया हुआ 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, आपको बताना है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति बताना है। ऑप्शन दिया है लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, लोक उपक्रम समिति, याचिका समिति। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है बताइए। तो सबसे बड़ी समिति क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, प्राकलन समिति। कितना हो गया दोस्तों, प्राकलन समिति हो गया, ठीक है। क्योंकि प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, तो प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। और ये 30 सदस्य कहां से आते हैं, लोकसभा से। तो ये जो प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं वो केवल लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही इसमें प्राकलन समिति के सदस्यता के रूप में सम्मिलित होते हैं, सदस्य के रूप में क्या सम्मिलित होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। तो लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं, 7 सदस्य जो हैं राज्यसभा से आते हैं। लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से आते हैं। याचिका समिति में कितने समिति होते हैं, तो याचिका समिति में कितने सदस्य हैं, तो याचिका समिति में दोस्तों 15 सदस्य होते हैं। याचिका समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, 15 सदस्य होते हैं। तीन चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। दोस्तों भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो लोक लेखा समिति हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्राकलन समिति होगी। उसमें कितने मेंबर होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। ऊपर लोकसभा से 30 सदस्य क्या है आते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से आते हैं। लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से आते हैं, ठीक है। याचिका समिति, तो याचिका समिति में कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। तो याचिका समिति, अगर हम लोक सभा की याचिका समिति की बात करें तो उसमें कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा की जो याचिका समिति है, लोकसभा, ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा की याचिका समिति में कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा की जो याचिका समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, तो जो राज्यसभा की याचिका समिति है उसमें, राज्यसभा की याचिका समिति
राज्यसभा की जो याचिका समिति होती है, क्योंकि ये जो याचिका समिति है वो क्या है, अलग अलग होती है। राज्यसभा की याचिका समिति में कितने होते हैं, राज्यसभा की जो याचिका समिति होती है, कि जो राज्यसभा की याचिका समिति होती है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, तो 10 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा की याचिका समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, तो 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा की याचिका समिति में राज्यसभा के क्या कितने सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं। और लोकसभा की जो याचिका समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य जो है लोकसभा से ही आते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको हम यहाँ पर बता दिए, क्योंकि प्रश्न जो है मान लीजिए इससे रिलेटेड जो है आते हैं, मतलब कमेटी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो हो सकता है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, याचिका समिति, जो लोकसभा की याचिका समिति है और राज्यसभा की जो याचिका समिति है, तो इन सबके बारे में आपको मालूम होगा। तो कहीं से भी प्रश्न आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, जो ऑप्शन है उससे रिलेटेड जितनी बातें संभव हो सकती है उसको क्या करिए, आप एक जगह नोट्स कर लीजिए। तो आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये चीज है। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो 22 दिसंबर 2024 को है, तो आपको आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको काफी उसमें लाभ मिलेगा, फायदा आपको पहुंचेगा। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के जो क्वेश्चन पेपर है आप देखेंगे, अगर 2021 का क्वेश्चन पेपर, 22 का और 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है, तो क्वेश्चन का जो नेचर होता है, मतलब पैटर्न जो है, मतलब आपको पता चलिए कि क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन हो रहा है, कहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ रहे हैं पेपर में। तो उन टॉपिक को जो है आप बहुत बेहतर ढंग से पढ़ लीजिए, उसको नोट्स बना लीजिए हैं। तो ये सब चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही समझ में आता है। ठीक है, ये चीजें। तो यहाँ पर 112वें नंबर का क्वेश्चन जो दिया था, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी थी, तो यहाँ पर हमको सदस्य संख्या के आधार पर बताना था कौन सी थी। ठीक है, और कोई आइडिया था ही नहीं, तो एक ही आइडिया था कि मेंबर के आधार पर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य क्या है, लोकसभा से ही आते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। लोकसभा की याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 113वें नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, नीति आयोग द्वारा जारी जो सतत विकास लक्ष्य, यहाँ पर देखेंगे। अभी चीज आप समझ गए कि सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स, मतलब नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है रिपोर्ट। तो ये चीजें आप यहाँ पर देखिए, पुराना है करंट अफेयर उस समय का। अब जो एसडीजी गोल्स नीति आयोग के द्वारा जो 2024 में जारी किया गया है, ठीक है, 2024 जो लेटेस्ट अपडेटेड है, उसको क्या करिए आप नोट्स कर लेंगे, हो सकता है वहां से प्रश्न आ जाए आपको। ठीक है, तो पीवाईक्यू जब सॉल्व करते हैं उससे एक हमको नेचर पता चल जाता है क्वेश्चन डिजाइन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा जो भी अन्य जो इंडेक्स जारी किया जाता है, रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो वहां से भी प्रश्न आते हैं, तो आप उसको जो है एक जगह कलेक्ट करके नोट्स बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नागरिकता से संबंधित ये चीज आपको बताना है, नागरिकता से संबंधित है ये चीज है। अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 11। तो नागरिकता जो सिटीजनशिप है, विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो है प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया, तो भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया। कहां पर किया गया दोस्तों, नागरिकता का प्रावधान कहां पर किया गया, तो भाग जो है दोस्तों 2 में किया गया। ठीक है, भाग 2 में, तो आपको रोमन अंक में मालूम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अक्सर जो है पेपर में जो है रोमन अंक में भाग आता, भाग 1 है, भाग 10 है, भाग 15, भाग 14, इस तरीके से किस भाग में किस बातों का उल्लेख किया गया है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो नागरिकता का उल्लेख किसमें किया गया, भाग 2 में किया गया, ये चीजें क्लियर हो गया फिर। और भाग 2 में जो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। ठीक है, अनुच्छेद ये चीज हो गया भाग
दो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये रोमन में आपको लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। सी तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 5 से लेकर क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 11। और नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया? तो भाग 2 में किया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 115 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ठीक है। वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या, नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार भी 2024 का जो प्रीलिम्स होने वाला है 22 दिसंबर 2024 को, एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। तो विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना कब लॉन्च किया जाता है दोस्तों? 21 जनवरी 2015 को लॉन्च होता है हृदय योजना, 21 जनवरी 2015, 21 जनवरी 2015 को लॉन्च होता है। और इसके तहत पूरे भारत में 12 शहरों को क्या है चयन किया जाता है हृदय योजना के अंतर्गत, और उसमें से उत्तर प्रदेश से 2 शहरों का क्या है मतलब चयन किया गया। तो वही प्रश्न पूछा गया है। तो 2 शहर कौन कौन से थे दोस्तों बताइए? तो एक मथुरा हो गया और दूसरा वाराणसी हो गया। तो वाराणसी और मथुरा को क्या है दोस्तों हृदय योजना के अंतर्गत विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय योजना के अंतर्गत क्या है सम्मिलित किया गया था। तो सही ऑप्शन सी हो गया 1 और 2, ठीक है। वाराणसी और मथुरा है दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया 1 और 2, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे आपको योजना जो है उससे ईयर मैच करने के लिए आ सकता है। जो विभिन्न योजनाएं हैं भारत सरकार राज्य सरकार को, उनको कालानुक्रम क्रोनोलॉजिकल आर्डर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उस तरीके से भी आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा। चलिए दोस्तों, तो 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हृदय योजना के अंदर कौन शामिल था? वाराणसी और मथुरा, ठीक है। ये चीजें 116 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों? देखिए 116 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखिए दिया हुआ है, नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व जो है मूर्त रूप में पाए जाते हैं। ये चीजें है आपको। द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम embodies the elements of continuity and change, ठीक है। ये चीज हो गया। फिर कारण दिया भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम सच एज द मॉडर्न स्टाइल, द ट्रेडिशनल स्टाइल एंड संत स्टाइल, ठीक है। ये चीजें और नीचे भी एक आपको सही उत्तर का क्या चयन करना है, ठीक है। ये ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। देखेंगे जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व जो मूर्त रूप में पाए जाते हैं, तो क्या है कथन एकदम सही है, आप देखेंगे, ठीक है। ये चीजें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जो आधुनिक शैली परंपरागत शैली संत शैली के तत्व क्या है समाहित है। तो ये कारण भी आपका सही है और कारण जो है दोस्तों कथन को क्या है सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो ए और आर क्या है दोनों सही है तथा आर क्या है एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक। देखेंगे हमारे जो भारत का संवैधानिक विकास है, एक जो है ब्रिटिश भारत से लेके ही और जो आधुनिक हमारे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया उसमें जो है भारत के लोगों के भारत की जो आकांक्षा थी उसको जो संविधान में अभिव्यक्त किया गया। और संविधान में जो देखेंगे परंपरागत शैली के साथ जो आधुनिक शैली है, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान का निर्माण करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के जो संविधानों का क्या है उसको अवलोकन किया, उसकी अच्छी बातों को हमारे संविधान में क्या है उसको सम्मिलित किए हैं। और हमारा जो संविधान है अपनी परिस्थितियों के आधार पर भारत की जो आकांक्षा जो भारत की परिस्थितियां हैं जो भारत के विकास के और भारत के लोगों की जो आकांक्षा को पूरा कर सके, वो ऐसे संविधान का निर्माण जो है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया है। तो वही चीज है जो भारत के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, एक जो परंपरागत शैली भी उसमें है, निरंतरता भी है, परिवर्तन की भी तत्व पाए जाते हैं। देखेंगे जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो संविधान का व्याख्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की जो संविधान का जजमेंट जो संविधान के प्रावधानों का जो है न्यायालय के द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो जजमेंट किए गए उससे जो एक संवैधानिक विकास और जो संविधान में नए तत्वों का जो समावेशन हुआ, संविधान संशोधन के माध्यम से संसद के द्वारा जो नए तत्वों का समावेशन किया गया। तो इस तरीके से देखिए जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है जो संसदीय शासन प्रणाली है यहाँ पर, तो वो जो है एक चीज निरंतरता और परिवर्तन के तत्व क्या इसमें मूर्त रूप में पाए जाते हैं, कंक्रीट फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये जो भारतीय राजनीतिक जो पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ वो पूरी तरह से क्या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारे संविधान पे जो लोकतंत्रात्मक जो चरित्र है और जो यहाँ पर गणतंत्रात्मक जो स्वरूप है, ये सब चीजें जो है
आपको आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, उच्चतम शैली, सभी तत्वों को क्या समावेशन के साथ आगे मतलब निरंतर जो है बढ़ रही है, ये चीज है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संघ शैली के जो तत्व क्या है समाहित हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गया दोस्तों। इस तरीके से देखेंगे कथन और कारण क्या है, दोनों सही है, और कारण जो है वह कथन को क्या है एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये चीजें हैं। और देखेंगे यहाँ पर देखेंगे समय के साथ दल बदल कानून आता है, 10वीं अनुसूची के माध्यम से दल बदल कानून जोड़ा गया। तो ये चीजें हैं। तो भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून आया, ईवीएम व्यवस्था है, ईवीएम में भी वीवीपैट की प्रक्रिया आई। तो ये जो पारदर्शिता है, जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें पारदर्शिता, और जो निर्वाचन आयोग को संविधान के द्वारा जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, तो इन सब चीजों को देखेंगे तो वहां से काफी मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व के अमूर्त रूप में पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और तथा संघ शैली के तत्व क्या है समाहित हैं। तो इस चीजें था दोस्तों। तो कार्य क्या है एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर क्या है ए की सही व्याख्या करता है। तो ठीक है दोस्तों, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, बोथ ए एंड आर दी ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या है ए। ठीक है दोस्तों, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों। 117 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए बताइए। 1.0, 1.6, 1.6 होगा, 2.1, 2.3। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2.1। तो प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए, 2.1 होना चाहिए। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, 10, 12, 13, 14। तो व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट्स। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन 12 हो जाएगा, बी करेक्ट हो गया 12। कितना होना चाहिए, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। ठीक है, इसको देखेंगे दोस्तों, जो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 आता है, उसके द्वारा प्रावधान किया जाता है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों। कौन सा संविधान संशोधन आया था, 91 संविधान संशोधन 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 91 संविधान संशोधन 2003। ठीक है दोस्तों, तो 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको कंडीशन मालूम होना चाहिए। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हुआ था, 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो यहां से भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो 118 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, 12। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, 119 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, which of the following methods have been used to estimate poverty in India। जनगणना विधि, कैलोरी ग्रहण विधि, पारिवारिक उपभोग व्यय प्रति व्यक्ति आय, हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इंटेक हो गया, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर कैपिटा इनकम। बताइए दोस्तों, भारत में गरीबी के अनुमान के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, हेड काउंट रेशियो मेथड, कैलोरी इंटेक, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो 1, 2, 3। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है किसके लिए, गरीबी अनुमान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इंटेक, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जनगणना विधि, कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोग व्यय। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों, 120 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ है,
120 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, दिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का को स्पष्ट किया। गोलकनाथवाद 1967, केशवानंद भारतीवाद 1973, शंकरी प्रसादवाद 1951, सज्जन सिंह वाद 1965। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है किस वाद में, तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि संसद को जो है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता है जो संविधान के आधारभूत ढांचे को जो है नष्ट करता हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी संवैधानिक संशोधन नहीं किया जा सकता संसद के द्वारा जो संविधान के आधारभूत ढांचे को जो है क्षति पहुंचाता हो। ठीक है, संविधान के आधारभूत ढांचे की संकल्पना को किसके द्वारा प्रतिपादित किया, उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित किया। जैसे भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, ये सब क्या भारत के संविधान के जो आधारभूत ढांचे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होंगे वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाएगा, तो वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो अपने निर्णय में जो है समय समय पर क्या है प्रतिपादित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 121 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको स्टेटमेंट कौन सा सत्य है आपको ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यह योजना प्रति व्यक्ति लिखा है, लेकिन जो आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च किया गया दोस्तों, तो 2018 में। कब आया दोस्तों, 2018 में लॉन्च किया था भारत सरकार के द्वारा। इसको जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जा रहा है। तो आयुष्मान भारत योजना में क्या प्रावधान है कि प्रति परिवार है, क्या दोस्तों, यह योजना प्रति परिवार 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। तो यहाँ पर देखिए प्रति व्यक्ति लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए, लेकिन क्या प्रावधान है, प्रति परिवार 5 लाख रुपए का है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60-40 के अनुपात में होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है। यहाँ पर जो है राज्यों और जो आयुष्मान भारत योजना में जो वित्त पोषण किस तरीके से किया जाएगा, तो केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60-40 के रेशियो में होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हिमालयी राज्य है, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य हो गए, उसके बाद जो उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर जैसे जो राज्य हैं, वहां पर जो है हिमालयी राज्य और उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है यह जो वित्त पोषण का अनुपात कैसा होगा, 90-10 के रेशियो में होगा। कितना होगा दोस्तों, 90-10 के रेशियो। 90 जो है किसके द्वारा, केंद्र द्वारा दिया जाएगा, और 10 कितना राज्यों के द्वारा दिया जाएगा। जो हिमालयी राज्य है और जो पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य है उनके द्वारा 10% का योगदान दिया जाएगा, और 90% योगदान किसके द्वारा दिया जाएगा, वह केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना। और जो केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा नहीं है, विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेश में जो है आयुष्मान भारत योजना का वित्त पोषण 100% केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से देखेंगे दोस्तों। और जो अन्य राज्य है, जो मैदानी राज्य है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, बिहार हो गया, अन्य जैसे राज्य वहां पर 60-40 का है, लेकिन जो हिमालयी राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य, वहां पर रेशियो कितना है, 90-10 का है। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो बी ऑप्शन केवल सही हो जाएगा, यहाँ पर केवल 2। ठीक है, चलिए यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए है। कितना है दोस्तों, प्रति परिवार 5 लाख रुपए है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर प्रति परिवार 5 लाख रुपए जो है, प्रति परिवार है, प्रति परिवार जो है 5 लाख, परिवार जो 5 लाख रुपए का क्या है, बीमा किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति दिया, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। यह योजना प्रति परिवार 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। 122 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, क्या दिया हुआ है। 122 नंबर क्वेश्चन में आ गया, आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अनुच्छेद 39A में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या है, पृथक्करण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं, मतलब गलत बताना है कौन गलत दिया हुआ। तो यहाँ देखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 48 में किसका जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 48 में जो है जो कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 48 में किसका जिक्र है, कृषि और पशुपालन संगठन। तो कृषि और पशुपालन संगठन, तो कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में उल्लेख है, कृषि और पशुपालन संगठन। ठीक है दोस्तों, कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में उल्लेख है। और यहाँ पर न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में उल्लेख है इसका, तो अनुच्छेद किसमें है, 50 में। अनुच्छेद 50 में क्या है, ये प्रोविजन कहाँ दिया गया दोस्तों, तो अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 में दिया गया। ठीक है, सप्रेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसका उल्लेख आर्टिकल 50 में किया गया है। और यहाँ पर देखिए आर्टिकल 48 में क्या है, तो आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन संगठन है। ठीक है, जो है एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका उल्लेख किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 122 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी अनुच्छेद 48। ठीक है, अनुच्छेद 48 गलत दिया हुआ क्योंकि अनुच्छेद 48 में क्या उल्लेख है, कृषि और पशुपालन संगठन का उल्लेख है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख अनुच्छेद 50 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या दिया हुआ है। 123 नंबर क्वेश्चन क्या है, पोस्की सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इज। ऑप्शन दिया पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इज, तो क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिस्ट, टू मैनेज मास स्केल टूरिज्म एंड स्मॉल स्केल ट्रेवल, और टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट व्हाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। कल्चरल इंटीग्रिटी और इकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रिया को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना, वो क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल टूरिज्म कहलाएगा। उसकी जो है पर्यटन कहलाएगा। तो सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी करेक्ट हो गया। चलिए दोस्तों, उसकी सस्टेनेबल पर्यटन का मतलब हो गया सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 124 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया स्टेटमेंट क्या है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहल होगा। ठीक है, अहलता रखता हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो देखिए भारत के महान्यायवादी, तो भारत के महान्यायवादी के बारे में जो पहला स्टेटमेंट है क्या है, सही दिया हुआ, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहल होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही दिया हुआ है। तो भारत के महान्यायवादी का उल्लेख कहां पर किया गया, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया। अनुच्छेद 76। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 कहता है कि राष्ट्रपति जो है ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता रखता हो। ठीक है, ये है महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा जो है निर्धारित किया जाएगा। यहाँ पर संसद दिया, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। किसके द्वारा पारिश्रमिक तय किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होगा वह भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित होगा। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो तब तक कोई व्यक्ति भारत के महान्यायवादी की पद पे बना रह सकता है। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा केवल एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, केवल एक सही है। ठीक है, और भारत के महान्यायवादी का उल्लेख कहां पर किया गया,
अनुच्छेद 76 में किया गया है। और किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया। महान्यवादी का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो अगर भाग आ जाए आपसे तो क्या आ जाए, तो किस भाग में है? तो भाग 5 में किया गया। ठीक है, भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार के क्या सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, ये चीजें मालूम होगा आपको। और भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब बताइए दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? तो योग्यता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए पहला क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो तथा किसी उच्च न्यायालय या ऐसे ही 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या क्या होना चाहिए दोस्तों? किसी उच्च न्यायालय या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो उसको क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अर्हता हो गया। तो यही महान्यायवादी के लिए भी क्या अर्हता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता वाला व्यक्ति क्या है, महान्यायवादी अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो 124 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, केवल एक सही है स्टेटमेंट। 125 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ है। 125 नंबर क्वेश्चन हौसला 2018 के संदर्भ में करंट अफेयर है दोस्तों, इसको छोड़ दिया जाए। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, नीचे 2 कथन दिए गए जिसमें एक को कथन तथा दूसरे को क्या कारण कहा गया। ठीक है, कथन क्या दिया हुआ स्टेटमेंट, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण दिया है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वासी फेडरल। तो ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को क्या अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण क्या दिया, इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण, तो न्यायिक पुनरीक्षण, तो ये भी स्टेटमेंट जो है कार्ड भी क्या है, सही दिया हुआ है आप, ये भी सही है। क्योंकि जो न्यायपालिका के पास क्या न्यायिक समीक्षा अधिकार है, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। यदि संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा किसी विधि का निर्माण किया जा रहा है और यदि वह विधि संविधान के प्रावधानों के विरोध में है, विरोधी है, संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, तो न्यायपालिका जो है उस विधि को क्या है, असंवैधानिक घोषित कर देता है। तो न्यायिक पुनरीक्षण से क्या जुडिशियल रिव्यू का तात्पर्य क्या है, तो न्यायपालिका जो है, जुडिशियल रिव्यू का तात्पर्य हो गया न्यायपालिका जो है संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि को क्या है, यदि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ होता है, अनुकूल नहीं होता है, तो उस विधि को क्या है, असंवैधानिक घोषित कर देता है न्यायालय के द्वारा, उसको समाप्त कर देता है उस विधि को। ठीक है, ये चीज। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास क्या है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है, न्यायिक समीक्षा का पावर किसके पास है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। तो कार्ड क्या है, सही दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि कार्ड जो है कथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है, स्टेटमेंट सही है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, ये भी आपका कार्ड भी क्या है, सही है। लेकिन कार्ड जो है कथन के एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि देखेंगे भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक ढांचा अपनाया जाता है। संघात्मक ढांचा संविधान की बात करेंगे अगर दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे संविधान में विभिन्न प्रावधान ऐसे दिए गए हैं कि केंद्र की तरफ जो है, भारत में जो है शक्तियों का जो विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य किया गया है, लेकिन जो शक्तियों का झुकाव है वो केंद्र की तरफ है। किसकी तरफ है दोस्तों, केंद्र की तरफ है, केंद्र भारत सरकार की तरफ है। ठीक है, केंद्र सरकार जो है ज्यादा पावरफुल है किसकी तुलना में, राज्य सरकार की तुलना में। ठीक है, राज्य सरकार की तुलना में जो है ज्यादा पावर है। संविधान के विभिन्न प्रावधान हैं, जो चाहे वो संवैधानिक शक्तियों की बात हो, वित्तीय शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, प्रशासनिक शक्तियां हैं, जितने भी पावर है वो केंद्र की तरफ क्या है, झुका हुआ है। सामान्य परिस्थितियों में भारतीय संविधान संघात्मक लक्षण को धारण किए हुए है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संविधान एकात्मक लक्षण को धारण कर लेता है। क्या दोस्तों, एकात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण को क्या है, धारण कर लेता है, एकात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण धारण कर लेता। और जब एकात्मक लक्षण धारण कर लेगा तो संसद जो है किसी भी विषय पे जो है, राष्ट्र सूची के विषय पे कानून बनाने के लिए अधिकृत हो जाती है। केंद्र सरकार, भारत सरकार जो है राज्य सरकार के समस्त प्रशासन को क्या अपने हाथ में कंट्रोल में ले लेता है। ये चीज है, एकात्मक लक्षण क्या धारण कर लेता है, क्योंकि भारतीय संविधान में तो भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो है
केंद्र को अधिक सशक्त बनाया गया। जो संघ है, भारतीय जो संघ है वह क्या है, राज्य की तुलना में क्या अधिक सशक्त है, ठीक है, अधिक पावरफुल है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है, भारत क्या राज्यों का संघ होगा, भारत क्या है राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो संघ, संघ का क्या नाम है, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, ये चीज है। और जो संघ का निर्माण हुआ है वह है क्या, संघ कैसे बना, राज्यों का संघ होगा। और यहाँ पर राज्य जो है, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। और जो संघ का निर्माण हुआ है वह, संघ का निर्माण कैसे हुआ, तो संघ का जो निर्माण हुआ है वह राज्यों से मिलकर हुआ है। और राज्यों को क्या संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। जो संघ बना हुआ है वह राज्यों के बीच कोई आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, संघ के लिए यूनियन शब्द का उपयोग किया गया। कौन सा शब्द उपयोग किया गया दोस्तों, यूनियन। किसका शब्द का उपयोग किया गया दोस्तों, यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, क्योंकि देखिए संविधान में ऐसे विभिन्न प्रावधान है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 का जब प्रयोग किया जाता है तो वहां पर जो समस्त प्रशासनिक शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, वह भारत सरकार, केंद्र सरकार के कंट्रोल में आ जाता है, पार्लियामेंट के पास आ जाता है, ये चीजें। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य परिस्थितियों में भारतीय संविधान जो है, जो भारत में शासन व्यवस्था का संघात्मक लक्षण है, और विशेष परिस्थितियों में जो है वह क्या एकात्मक लक्षण धारण कर लेता है, ठीक है। केंद्र सरकार, जो भारत सरकार है, जो संघ है हमारा भारत, वह क्या अधिक सशक्त हो जाता है, संपूर्ण शक्तियां जो है संघ के पास आ जाती है, ठीक है, जिससे कि भारत की एकता अखंडता को क्या है अक्षुण्ण बनाया रखा जा सके, ठीक है, इस तरीके। तो कारण क्या है यहाँ पर, ये है तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, क्योंकि जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, चाहे वो विधायी शक्तियां हो, प्रशासनिक शक्तियां हो, वित्तीय शक्तियां हो, संवैधानिक जो विशेषाधिकार दिए गए हैं वो किसको दिए गए, केंद्र सरकार को दिए गए हैं, ठीक है, ये चीजें संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। इस तरीके से देखेंगे जो संघ है वह केंद्र की तरफ क्या है अधिक झुका हुआ है, ठीक है, ये चीजें है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीजें कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये चीजें जो है, ठीक है, ये चीजें आपको ज्योमेट्रिकल रिव्यू कांसेप्ट क्लियर हो गया, भारतीय संघात्मक लक्षण, ये सब चीजें। और यहाँ से देखेंगे तो क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट जो है कार्य कथन कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप ये कई बार रिवाइज किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हो सकता है आगामी जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित हो तो ऐसे प्रश्न आ जाए, तो ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 127 नंबर क्वेश्चन बताइए, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य कब तक रखा, तो कब तक रखा था दोस्तों, 2024-25 तक रखा था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 2024 तक, ठीक है, ये चीज। तो 2024-25 तक भारत जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा था। तो उस समय को करंट अफेयर था जब 2020 में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हुआ था, तो भारत सरकार के द्वारा 2019 में जो है यह लक्ष्य रखा गया कि आगामी जो 5 वर्षों में 2024 तक जो है भारत $5 ट्रिलियन जो है डॉलर इकोनॉमी का बन जाएगा। उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। ऑप्शन दिया है सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक। तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू रिजॉल्व डेड लॉक ओवर। ये चीज आपको बताना, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एप्रोप्रिएशन बिल। तो बताइए दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किसके लिए किया जा सकता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामान्य विधेयक। किसके लिए, सामान्य जो विधेयक है। ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी जो लेजिस्लेशन है, ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड कोई अगर प्रावधान रहेगा उस पर जो है विधि बनाने के लिए जो है ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख कहां पर किया गया दोस्तों, संयुक्त बैठक का उल्लेख बताइए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया। कहां किया गया दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका जिक्र किया गया, ठीक है। तो संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है।
संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ये चीजें क्लियर हो गई। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो सामान्य विधेयक जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, ऑर्डिनरी जो बिल होता है उस पे जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। ठीक है, ये चीज संयुक्त बैठक क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि मान लीजिए संसद का काम क्या है? पार्लियामेंट का काम है विधि निर्माण करने का। यदि संसद के दोनों सदनों में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है बिल को लेकर, दोनों सदनों में क्या है, बिल पारित नहीं हो पा रहा है, एक सदन द्वारा पारित करके बिल को दूसरे सदन में भेजा गया, दूसरा सदन जो है 6 माह से अधिक समय तक बिल को रोके रखता है या उसको अस्वीकार कर देता है उस बिल को, या उसमें ऐसा कोई संशोधन प्रस्तुत कर दिया जाता है जिससे कि दोनों सदन अंतिम रूप से क्या असहमत हो, तो बिल पे कोई कार्रवाई हो नहीं पा रहा है। इसलिए उस बिल पे जो ऑर्डिनरी बिल होता है उस पे जो है कोई कार्रवाई उसको पारित किया जाए, उसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों जो सदस्यगण हैं ज्वाइंट सिटिंग में उपस्थित होते हैं और जो है उस बिल पे क्या चर्चा परिचर्चा होती है और उस बिल को क्या पारित किया जाता है। तो संयुक्त बैठक में जो उपस्थित सदस्य होते हैं तो उनके बहुमत के द्वारा उपस्थित और जो मत देने वाले सदस्य होते हैं उनके साधारण बहुमत के माध्यम से जो है उस बिल को, उस ऑर्डिनरी बिल को क्या है पारित कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। जो ऑर्डिनरी बिल होता है, ऑर्डिनरी जो लेजिस्लेशन है सामान्य विधेयक के संदर्भ में हो सकता है। ठीक है, चलिए 129 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों क्या दिया हुआ है। 129 नंबर क्वेश्चन है मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित किया है? ठीक है, तो देखेंगे जो है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये कब लॉन्च किया गया, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2010 में। कब हुआ दोस्तों? 2010 में आपका आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो गरीबी के जो अन्य आयाम क्या क्या हो सकते हैं उसको जो है पैरामीटर तो में जो है लॉन्च किया जाता है 2010 में। ठीक है, चलिए 130 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 130 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 130 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किस कानूनों से प्राप्त हुआ था? ठीक है, ये भी अब 2024 में प्रासंगिक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लॉकडाउन से नहीं लेकिन ये आपको एक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कालानुक्रम में जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करके ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो लॉकडाउन के समय जो संसद को, भारत सरकार को जो शक्तियां मिली वो कहां से प्राप्त होता है? तो देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से प्राप्त होता था और एक एपिडेमिक जो डिजीज एक्ट 1897। तो इन दोनों से शक्तियां प्राप्त होगा भारत सरकार को, जो है विभिन्न प्रकार की असाधारण शक्तियां प्राप्त होता है जिससे जो है कोविड के समय जो भी डिसीजन लिए गए भारत सरकार के द्वारा हेल्थ से रिलेटेड और जो है शासन प्रशासन से, तो ये दोनों से क्या है दिशा निर्देशित होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर दो उपचार क्या है दोस्तों होना सही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों, डायरेक्ट प्रश्न भी आ सकता है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो कब पारित किया गया? तो 1897 में पारित किया जाता है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब लाया जाता है दोस्तों? 2005 में लाया गया। तो यहाँ पर देखेंगे ये चीज आपको ध्यान में रखना। 131 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ? 131 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर रहा दोस्तों उस समय का, लेकिन देख लिया जाए। नीचे दो दिए गए कथन है, कथन और कार्ड है। यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय जो ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020 से 2030 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। कारण है एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान प्राप्त करवाना है। ठीक है, ये चीज है। तो गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर पीरियड ऑफ 2020 से 2030। तो ये पीरियड क्या था दोस्तों? 2020 से लेकर 2025 तक था। क्या था दोस्तों? 2020 से लेकर 2025 तक था। ठीक है, तो यहाँ पर 2030 तक लिखा है इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। कारण क्या दिया है? नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनआईपी इज टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। तो यह क्या है? कारण क्या है दोस्तों? सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 131 का? बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन गलत है
ए मतलब कथन ए गलत है, कारण क्या है सही है, तो यहाँ ए गलत परंतु आर क्या है सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सूची फर्स्ट को क्या, सूची सेकंड से क्या आपको सुमेलित करना। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद दिया और क्या है प्रावधान, आर्टिकल और प्रोविजन आपको लिस्टिंग करना। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 67 है, अनुच्छेद 94 और अनुच्छेद क्या है 90। तो बताइए दोस्तों अनुच्छेद 61 में किसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 में किसका है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये का क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा। ये का क्या हो गया, दूसरा हो गया। अनुच्छेद 61 किससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। अब देखेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 67 है, तो अनुच्छेद जो 67 है किससे रिलेटेड है, उपराष्ट्रपति को हटाना। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, तीसरा। अनुच्छेद 94 किससे रिलेटेड है दोस्तों बताइए, अनुच्छेद 94, तो अनुच्छेद 94 किससे रिलेटेड है, क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ए का क्या है यहाँ पर, दूसरा आपका बन रहा है दोस्तों, और बी का क्या है, ए का दूसरा हो गया, बी का क्या है दोस्तों तीसरा। देखिए अगर इतना भी आपको मालूम हो तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ ए का दूसरा और क्या, बी का तीसरा, 2 और 3। तो यहाँ से जब मैच कराएगी तो ऑप्शन पे भी नजर रहेगा, तो जल्दी से आपका समय भी बचेगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, और यहाँ पर बी आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाना, क्या अनुच्छेद 67 है, यहाँ से हो गया। और चीजें देख लीजिए अनुच्छेद 94 क्या है दोस्तों, तो जो स्पीकर लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उसको हटाने के लिए क्या प्रोसेस है, अनुच्छेद 94। तो क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो गया। अनुच्छेद 90 में किसका प्रोविजन है, अनुच्छेद 90 में क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को क्या है हटाना। अनुच्छेद 90 में किसका है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो डी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 67 का बी रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल जो है 94 रिमूवल ऑफ स्पीकर, और आर्टिकल जो है 90 किससे रिलेटेड है, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा आर्टिकल 61 2 नंबर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, और आर्टिकल जो 67 का जो सब क्लॉजेस बी है वो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हो गया। आर्टिकल 94 किससे हो गया, रिमूवल ऑफ स्पीकर हो गया। और आर्टिकल जो 90 किससे हो गया, रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो डी का क्या हो जाएगा, पहला हो गया। तो इस तरीके से देखेंगे ये जो प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं कि रिमूव कैसे किया जाएगा, किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया। इसलिए यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा हमने आपको रिवाइज कराया कि देखेंगे उपराष्ट्रपति को हटाना हो, राज्यसभा को जो राज्यसभा के जो उपसभापति को हटाना हो, राज्यसभा के क्या उपसभापति को हटाना हो, राज्यसभा के उपसभापति, और उपराष्ट्रपति क्या होते हैं वह राज्यसभा के क्या पदेन सभापति होते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए कहां पर उल्लेख किया गया है, तो राज्यसभा के सभापति को हटाना हो या उपराष्ट्रपति को हटाना बात एक ही है। उसका उल्लेख अनुच्छेद 67 के ख में किया गया, अनुच्छेद 67 बी में किया गया है। स्पीकर को हटाना हो तो किस अनुच्छेद में जिक्र है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए तो उसका उल्लेख कहां पर किया गया। तो ये सब आर्टिकल जो आप एक जगह नोट्स बना के रिवाइज कर लेंगे उसको, तो आपको जो एग्जाम्स में आएगा तो आप उसको सही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सी ऑप्शन क्या है करेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, 2 3 4 1। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, तो वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में आपको स्टेटमेंट है। तो वर्ल्ड बैंक की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ठीक है, तो इस करंट अफेयर रहा दोस्तों, इसको छोड़ दिया जाए। 134 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज क्या है अपनाया। तो भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में किस तिथि को जो है राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया। ठीक है, आपको बताना नेशनल फ्लैग जो है एडॉप्ट किया गया किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। आपको बताना ऑप्शन दिया 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 और 22 जुलाई 1948। तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया जाता है, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को क्या है अपनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को क्या है अपनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रगान
और राष्ट्रगीत को क्या अपनाया जाता है? ये चीजें भारतीय संविधान सभा भारत में जो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया जाता है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया जाता है। ठीक है, चलिए 135 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। तो यहाँ पर देखेंगे करंट अफेयर दिया हुआ बजट से रिलेटेड, तो देखेंगे जो केंद्रीय बजट है और जो राज्य सरकार का बजट है वहां से भी प्रश्न आते हैं, तो आप उसको बजट जो सेशन है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। बजट टॉपिक में जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको नोट्स बना के आप रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। 136 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपको बताना है कहां पर है। तो 136 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही क्या हो जाएगा बताइए? उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तो आपको बताना है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, तो कहां हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर लखनऊ में। ठीक है, ये चीजें हैं तो ये ठीक है दोस्तों। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 137 नंबर आपके सामने आ गया है। यहाँ पर बताइए दोस्तों, देखिए योजना दी क्या है और प्रारंभ वर्ष भी आपको मैच कराना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च किया गया दोस्तों? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो 2 नंबर हो जाएगा, 2018 में लॉन्च किया गया। तो ये कब लॉन्च किया गया दोस्तों? 2018 में लॉन्च किया गया। अब बताइए दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया दोस्तों? तो स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था? 2024 में लॉन्च किया गया था। तो डी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों ए का दूसरा और डी का चौथा कहाँ है? ए का दूसरा और डी का चौथा देखेंगे, आपका आसानी से क्वेश्चन लग गया। ए का दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018, स्वच्छ भारत अभियान 2014 हो गए दोस्तों। अब बताइए पीएम वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब हो गया दोस्तों? 2017 हो गया। और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब हो गया दोस्तों? 2015 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको मिला ली। तो यहाँ से योजना से जो रिलेटेड आगामी जो एग्जाम है 2024 में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दिसंबर में जो प्रस्तावित है वहां से देखेंगे तो आप योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करने के लिए या आपको ऐसे ईयर दे देगा मैच कराने के लिए। तो जो हाईलाइटेड योजना है उसको एक जगह नोट्स बना के आप रिवाइज कर लेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप वहां सही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए 138 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ है। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो जो विकास है अनुवीक्षण मूल्यांकन, तो द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस विच मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इन एन अटैच्ड ऑफिस अंडर, तो किस ऑफिस के अंदर अटैच है बताना। प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग, तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? नीति आयोग। तो विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का जो है अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 139 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और क्या दोस्तों ओजोन दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से जो है वायुमंडल में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये चीज आपको बताना है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और क्या दोस्तों ओजोन दिया है। बताइए कौन सा ऑप्शन जो वायुमंडल में नेचुरल फॉर्म में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वे जो है प्राकृतिक रूप में जो है वायुमंडल में नहीं पाए जाते। देखेंगे जो वाहन है, वाहन इंडस्ट्री के द्वारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन मतलब क्या है, उसको प्रदूषण के रूप में छोड़ा जाता है, ये चीजें है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और मेथेन जो है नेचुरल फॉर्म में जो है पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैसेज है। और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हुए क्या है वो मानव की गतिविधियों के माध्यम से जो है प्रोड्यूस उत्पन्न होता है। ठीक है, ये चीज आपको, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। 140 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा खुदरा व्यापारी, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है?
तो राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। तो ये उस समय का करंट अफेयर था दोस्तों, तो यहाँ से चीजें देख लिया जाए। तो निम्नलिखित कौन सा खुदरा व्यापारी, दुकानदारों और स्व रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ 18 से 40 वर्ष आयु के लोग इसके पात्र हैं, उनका वार्षिक लेन देन रुपया 1.5 करोड़ से अधिक ना हो। फिर दिया है राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, इसके अंतर्गत रुपया 3,000 का मासिक पेंशन जो सुनिश्चित किया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर जो है खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय पेंशन योजना लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसमें कह रहा है कौन सी उसकी विशेषताएं नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे सही नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य जो होते हैं इसके पात्र है, क्या स्टेटमेंट गलत है। देखिए तो जो खुदरा व्यापारी, दुकानदार और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय पेंशन योजना लॉन्च किया गया था, उसके लिए पात्रता क्या था? 18 से 40 आयु वर्ग के लोग जो उसको सब्सक्राइब कर सकते थे राष्ट्रीय पेंशन योजना को। जो खुदरा व्यापारी, दुकानदारों और रोजगार वाले व्यक्तियों के लिए जो नेशनल पेंशन स्कीम लॉन्च किया गया था, तो 18 से 40 वर्ष आयु के लोग जो है इसको सब्सक्रिप्शन ले सकते थे और उनका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 1.5 करोड़ से अधिक ना हो। और कितना मंथली मिलेगा 60 वर्ष के बाद? 3,000 रुपया का जो मासिक पेंशन सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, चलिए 141 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो वह उस समय का करंट अफेयर था, इसलिए इस चीज को क्या है दोस्तों छोड़ दिया जाए। यहाँ पर देखेंगे निधि कार्यक्रम इंपॉर्टेंट भी है, आप देख सकते हैं। जैसे निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य जो है 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष जो है वित्तीय सहायता। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 2 दोनों। ठीक है दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो निधि कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया था, स्टेटमेंट क्या सही है? इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु क्या प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना था। तो ये भी आप स्टेटमेंट क्या सही है? 1 और 2 क्या है? दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 142 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है। तो 142 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 142 नंबर देखिए, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? जनरली एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। ठीक है, ये चीज आपको बताना है, मतलब उसको इस वर्गीकरण में नहीं रखा जा सकता, बताना है। ऑप्शन दिया परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। ठीक है, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण को किस कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परिचालन जो पर्यावरण है, तो ऑपरेशनल जो इन्वायरमेंट जो है क्लासिफिकेशन नहीं होता है। तो इन्वायरमेंट का क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट हो गया और फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, ये चीज तो BCD जो है वह इन्वायरमेंट का क्लासिफिकेशन में आता है, लेकिन जो परिचालन पर्यावरण है वह नहीं आता। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 142 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, परिचालन जो पर्यावरण है। 143 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे 143 नंबर क्वेश्चन क्या बजट से रिलेटेड है। तो आप बजट जो है भारत सरकार का जो बजट आया था और जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है वो आप देख लेंगे, तो आपको जो है वहां पर कई क्वेश्चन जो बजट से भी आपको देखने को डायरेक्टली जो है बजट में क्या घोषणाएं की गई, क्या नई योजनाएं लॉन्च की गई, वहां से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों 144 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। ऑप्शन दिया है एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा और क्या है रेटजेल द्वारा। बताइए दोस्तों, तो आपको इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का वर्ड जो फर्स्ट इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट क्या है? इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मतलब पारिस्थितिकी जो संक्रमण है, संक्रमण मतलब जल क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र है, दोनों का जो इको ट्रांजिशन जोन है उस तरीके का जो संकल्पना। ठीक है, समुद्री क्षेत्र, स्थलीय क्षेत्र जो ट्रांजिशन जोन है। ठीक है, ये चीज आपको। तो पारिस्थितिकी जो संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेनेट द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? बेनेट के द्वारा किया गया था। तो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का जो कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? बेनेट के द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है, चलिए 145 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक। ठीक है, द ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है?
द ट्रेवल एंड टूरिज्म जो कॉम्पिटेटिव जो इंडेक्स होता है, ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा जो है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिव इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्या जारी किया था? ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक जारी किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 146 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव है? तो इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आपको बताना है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या इंपैक्ट होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया समुद्री जल तल का क्या बढ़ना, ताप वृद्धि का वैश्विक जो प्रभाव है क्या पड़ेगा ये बताना। समुद्री जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का क्या है विरंजन होना। तो देखेंगे राइज इन सी लेवल, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा तो उससे क्या सी लेवल बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या समुद्री जल स्तर क्या है बढ़ेगा। तो स्टेटमेंट सही है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगा, वैश्विक तापन से क्या ग्लेशियर पिघलते हैं। सेपरेट ऑफ डिजीज, जो उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल डिजीज होते हैं वे बहुत व्यापक रूप से तेजी से क्या है कीट जो होते हैं इस तरीके की जो बीमारियां हैं कीटों से जो फैलती है बहुत तेजी से क्या बढ़ेगी। तो सेपरेट ऑफ डिजीज। और ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ, जो प्रवाल भित्ति होता है, प्रवाल भित्ति क्या मर जाते हैं जब क्या उनको जो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, क्या होते हैं जो एल्गी होते हैं कोरल रीफ के साथ जो अटैच होते हैं क्या टेम्परेचर बढ़ने से उनके उससे अलग हो जाते हैं, जिससे कोरल रीफ को जो पोषण नहीं प्राप्त हो पाता और क्या होगा व्हाइट हो जाता है, सफेद हो जाता है वह इस तरीके से। तो ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति का क्या विरंजन उसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे चौथा, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट जो है वह ग्लोबल इंपैक्ट का क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या इंपैक्ट है। ठीक है, समुद्री जल तल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन। तो चारों ही दोस्तों क्या है यहाँ पर प्रवाल भित्ति का क्या विरंजन, चारों ही क्या है वैश्विक ताप वृद्धि का क्या है प्रभाव इंपैक्ट पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है करेक्ट हो गया। चला जाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 147 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 147 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ मैच करना है आपको। देखिए क्रोनोलॉजिकल आर्डर, देखिए तो देखेंगे मैचिंग करना क्रोनोलॉजिकल आर्डर में है, ईयर से मैच कराना, तो ऐसे प्रश्न कई आए हुए हैं। तो आप उस तरीके से जो है जो हाईलाइटेड योजना है जो संस्थाएं हैं उसको क्या आप एग्जाम नोट्स बना के रिवाइज कर लेंगे दोस्तों, तो आप एग्जाम में मतलब गलती आपसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार क्या है व्यवस्थित कीजिए। तो क्रोनोलॉजिकल आर्डर में क्या आपको व्यवस्थित करना, नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। बताइए दोस्तों, तो नाबार्ड की स्थापना कब होता है? तो 12 जुलाई 1982 को। कब होता है दोस्तों? 12 जुलाई 1982 को होता है। तो कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को होता है। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब लॉन्च होता है? तो यह 1992-93 में होता है दोस्तों। कब होता है? 1992-93 में होता है। ठीक, ये चीजें। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लॉन्च होता है दोस्तों? किसान क्रेडिट कार्ड योजना तब यह 1999 में होता है। 1999 में होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होता है? तो यह 1975 ईस्वी में होता है। कब होता है दोस्तों? 1975 ईस्वी में होता है। अब बताइए दोस्तों, आसान हो गया कोड मिलाना, कोड का चयन करना आसान हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड कब हुआ दोस्तों? 12 जुलाई 1982। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब आया? 1992-93 में आया। किसान क्रेडिट कार्ड प्लान कब आया? 1999 में आया। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक कब आया? 1975 ईस्वी में। ठीक है, तो कोड क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? क्रोनोलॉजिकल आर्डर में जो पहले स्थापित हुआ है लॉन्च हुआ उसको पहले व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बताइए? तो यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, 4 नंबर पहले आ जाएगा दोस्तों। यहाँ 4 नंबर पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आ जाएगा नाबार्ड की स्थापना, 1 नंबर आ जाएगा। देखेंगे 4 के बाद 1। अब देखेंगे ऑप्शन पे अगर आप ध्यान रखेंगे 4 के बाद 1 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आपका आसान हो गया काम करना, क्वेश्चन लगाना। ठीक है, देखिए 4 के बाद 1 हो गया। उसके बाद क्या है दोस्तों? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होगा, फिर नाबार्ड की स्थापना। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? स्वयं सहायता समूह बैंक का लिंकेज
जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 ईस्वी में आया, ये क्या हो गया दोस्तों 2 नंबर। और लास्ट में क्या आ गया दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कब आया दोस्तों 1999 ईस्वी में आया, तो 3 हो गया। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट हो गया 4 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो यहां से चला जाए 147 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया 4 1 2 3। तो यहाँ ये जो संस्थाएं हैं अक्सर पेपर में आती हैं, तो आप इसको जो ईयर है कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ कब लॉन्च हुआ, तो ये ईयर आपको याद रहेगा, तो वहां से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ये चीजें हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 148 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए तो दोस्तों क्या दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में क्रम में क्या व्यवस्थित करना है, और तथा नीचे दिए गए कूट का क्या आपको दोस्तों सही उत्तर चयन करना है। Arrange the following events in chronological order and select the correct answer from the course given below। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या आपको दोस्तों व्यवस्थित करना है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में क्या व्यवस्थित करना। अब देखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, बर्टलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो बताइए दोस्तों रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब होता है, तो यह 1992 में होता है। ठीक है, 1992 ईस्वी में होता है। बर्टलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब होता है, तो यह 1987 ईस्वी में होता है। कब होता है दोस्तों 1987 ईस्वी में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कब होता है दोस्तों, तो वह 1 जनवरी 1989 ईस्वी में होता है। 1989 में होता है दोस्तों। और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब होता है, 1972 ईस्वी में होता है। कब होता है दोस्तों 1972 ईस्वी में होता है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वह ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसके संरक्षण से संबंधित जो प्रावधान किए गए थे। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ, 1 जनवरी 1989 ईस्वी को लागू हुआ, 1989 को लागू होता है। ठीक, ये चीज है। तो यहां से देखेंगे अब कूट क्या हो जाएगा दोस्तों, आसान हो गया मिलाना। देखेंगे तो पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 ईस्वी। तो चौथा नंबर क्या होगा दोस्तों, पहले आएगा 4 नंबर पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद आ जाएगा बर्टलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, 2 नंबर पहले आ जाएगा 1987। आपका 2 आ गया। देखेंगे दोस्तों कहां पर है, 4 के बाद 2 कहां पर दिया है, 4 के बाद 2। देखिए बी ऑप्शन करेक्ट मिल गया आपको, ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो यहां से आप ऑप्शन पे भी ध्यान रखेंगे तो आपका समय जो एग्जाम में बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ, और बर्टलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 ईस्वी में हुआ। 4 के बाद क्या आना चाहिए, 2 नंबर आने चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए तो ऑप्शन लग गया सही। तो 4 के बाद 2 हो गया दोस्तों। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल का प्रवर्तन इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 3 नंबर आ जाएगा दोस्तों, 1989 ईस्वी में होता है। उसके बाद क्या है लास्ट में आ गया रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, कब हुआ दोस्तों 1992 ईस्वी में। कहां पर होता है, ब्राजील में होता है। ठीक है, चलिए तो पहला हो गया। तो इस तरीके से देखेंगे 4 2 3 1 हमारा कूट क्या है मिल गया। तो देखेंगे दोस्तों ये जो यस आपको है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है अक्सर मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाता है, तो आप इसको याद कर लेंगे। याद है तो और अच्छी बात, नहीं है तो उसको आप रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। और उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर ये जो है हमारे एनवायरमेंट से जो रिलेटेड जो मतलब स्टेप लिए गए थे अपडेट है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, बर्टलैंड आयोग का रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन, और जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज रहे हैं इंपॉर्टेंट ईयर जो है उसको आप नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों और रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएगा तो आप आसानी से मैच कर लेंगे। ठीक है, चलिए 149 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 149 नंबर क्वेश्चन कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही है, आपको बताना है दोस्तों। बताइए, स्टेटमेंट है कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था। बताइए दोस्तों कौन सा कूट सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। तो कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई 2015 को की थी, तो ये सही है, जुलाई 2015 में की थी। इस तरीके से पहला स्टेटमेंट तो सही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य, कौशल भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को बाजार प्रासंगिक कौशल प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है दोस्तों, कौशल। तो जो बाजार जो मार्केट
रेलिवेंट जो मार्केट रिलेटेड जो स्किल डेवलप है वो युवाओं को क्या है देना, जिससे कि उनमें उद्यमशीलता का विकास हो, वो जो उनको रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो। ठीक है, इस तरीके का आपको ये था। तो कौशल भारत अभियान का उद्देश्य था कि भारत में जो युवा है, युवाओं को जो बाजार प्रासंगिक जो है कौशल प्रदान करना, जिससे कि उनमें उद्यमशीलता का विकास हो, है उनमें रोजगार क्या क्षमता का विकास हो, रोजगार की सृजनशीलता का विकास हो, ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो कौशल भारत अभियान का उद्देश्य यही था। तो यहाँ पर दिया मुख्य उद्देश्य क्या, सूचना तकनीक, तो ये नहीं था, जो बाजार प्रासंगिक, बाजार में जो डिमांड है उसके आधार पर जो स्किल डेवलप करना, जिससे कि उनमें जो है रोजगार क्षमता का विकास हो सके, और जो बाजार आधारित जो मांग है, जो डिमांड है, उसके आधार पर जो स्किल कौशल विकास हो सके। ठीक है, तो जो विभिन्न प्रकार की जो क्षमता है युवाओं में, उसको क्या उभारना। ठीक है, जिससे कि वह अपने भारत की इकोनॉमी जो है योगदान दे पाए। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ पर केवल एक सही है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, एक ही स्टेटमेंट सही है, केवल एक। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया है। 150 नंबर क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय जो चंबल अभ्यारण्य है, जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, नेशनल चंबल सेंचुरी जो है, किस राज्य में जो है वो उसका बाउंड्री नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको बताना है। तो किसमें नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। तो हरियाणा में जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का जो कोई भी हिस्सा नहीं आता। कहां पर है, तो राष्ट्रीय जो चंबल अभ्यारण्य जो है वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों में जो है विस्तारित है। ठीक है, तो यहाँ पर 150 नंबर क्वेश्चन की क्या होगा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, हरियाणा। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहां पर है, तो देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या है, विस्तारित है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के जो जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट जो है सामान्य अध्ययन के पेपर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया, देखा कि क्वेश्चन के नेचर क्या थे। आगामी जो एग्जाम्स हैं, पीसीएस प्रीलिम्स हो या एरो का प्रीलिम्स होगा, उसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन में पैटर्न है वो रिपीट करता है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी रिपीट कर जाता है। तो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो उससे आपको एक जो पेपर का नेचर है, ये सब चीजें आपको जो है आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पेपर जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें जो 150 प्रश्न आए थे, उनमें उन प्रश्नों को हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया, जो प्रासंगिक है या इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन आगामी एग्जाम्स में जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, इन सब चीजों पे हम लोगों ने विस्तार से बात किया। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए पेपर के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।